हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एंड डेट है इसकी 19 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज हम वर्कशीट। इसमें हम पढ़ेंगे आज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिर हमारे पास है मेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन स्टार्टेड कमिंग इन द नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ये बता रहे कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, जो हमारे पास नेशनलिस्ट थे, जो वो उस टाइम संघर्ष कर रहे थे, उनके मन में संविधान बनाने का आइडिया तभी आ गया था जब हमारा देश आज़ाद के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वट कुड बी द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वो ये सोच रहे थे कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो वो किस फॉर्म में होगा। इन इंडिपेंडेंट इंडिया एवरी सिटीजन विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ऑल विल हैव इक्वल राइट टू शेयर द गवर्नमेंट। तो वे सोच रहे थे कि हम ऐसा इंडिपेंडेंट इंडिया बनेंगे जिसमें हर एक नागरिक को समान अधिकार हो और सरकार के सामने हर एक का इक्वल शेयर हो, मतलब सभी को इक्वल शेयर मिले, इक्वल राइट मिले गवर्नमेंट में। बट फॉर आवर कंट्री विद सो मैनी डाइवर्सिटी, लेकिन जो हमारा देश है वो बहुत सारी विविधताओं का देश है। दिस वाज डन नॉट बाय द वन पर्सन बट बाय ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल who became members of the Constituent Assembly in 1946। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा देश है वो बहुत विविधता वाला देश है, तो उन सभी लोगों को पढ़ना समझना एक इंसान के बस की बात नहीं थी। तो इसके लिए क्या हो, 300 लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, उसके मेंबर्स बने। एंड वो मीट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो 3 साल तक लगातार आपस में मिलते रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, और वो नेक्स्ट 3 साल तक मतलब वो मिलते ही रहे। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म, जब तक कि इंडिया का जो संविधान है वो बन ना गया। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने बनाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जो इसके जो हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। These members of the Constituent Assembly had a huge task before that। जो मेंबर थे Constituent Assembly के, उनके पास एक बहुत बड़ा काम था कि उन्हें देश का संविधान बनाना था। The country was made up of several different communities who speak different languages। उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि जो देश है वो बहुत बड़ा है और उसमें क्या है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। एंड हैव डिस्टिंक्ट कल्चर, और उनके हर एक के अपने अपने अलग अलग सांस्कृतिक है, अलग अलग कल्चर है। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जबकि संविधान लिखा जा रहा था, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोल। यही बता रहे कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, जब भारत जो है बहुत ही उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि उस टाइम क्या था, भारत जस्ट आज़ादी हुआ था। और आज़ाद होने के बाद आपको पता है कि भारत में क्या कंडीशन रही थी, तो वही बता रही है। All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted Constitution। जब वे संविधान लिख रहे थे तो ये सभी जो विचार हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स उनके दिमाग में आ रहे थे। They rose to the occasion and give this country a visionary document that reflect the respect for maintaining diversity। तो उन्होंने इन सभी से ऊपर उठकर देश को एक विजनरी डॉक्यूमेंट मतलब लिखित संविधान दिया, जो कि सभी जो धर्म विविधता वाले देश के लिए सभी को रिस्पेक्ट दे रहा था, सभी को इक्वल रखा गया था इस संविधान में, वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, और उन्होंने भारतीय एकता को भी बनाए रखा। आगे हम पढ़ते हैं मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमारे पास है फेडरलिज्म। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स टू गवर्न द कंट्री। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक लेवल पे जो हमारे देश में अलग अलग लेवल बने हुए हैं, उसके हर एक लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट काम करेगी। इन आवर कंट्री गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल। हमारे देश में गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। फर्स्ट है एट सेंट्रल लेवल, उस पर हमारी काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेकेंड एट स्टेट लेवल, उसमें हमारे काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड हमारे पास एट लोकल गवर्नमेंट लेवल, तो उसमें हमारे पास काम करते हैं पंचायती राज सिस्टम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारे पास लेवल बनाए गए हैं। तो पहला हमारे पास आता है पंचायत, ठीक है, तो इसमें हमारे पास आएगा, और उसके बाद हमारे पास आता है स्टेट, और उसके बाद आती है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये लेवल बनाए गए हैं हमारे देश में। आगे हम देखते हैं द रीजन फॉर दिस इज दैट इन ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया ऑल स्टेट कैन ऑटोनोमियस राइट टू टेक डिसीजन ऑन द सर्टेन इशू। ये इसलिए बनाया गया था कि हर एक स्टेट को ये अधिकार मिल पाए कि कुछ निर्णयों पर, सर्टेन इशू मतलब कुछ इशू पे वो अपने आप निर्णय ले पाए, ठीक है। अगर स्टेट वो खुद निर्णय लेगी, अगर वो खुद नहीं ले पाएगी तो किसके पास जाएगी, सेंट्रल के पास। उसी प्रकार पंचायत भी खुद निर्णय ले पाती है, अगर वो नहीं ले पाती तो स्टेट के पास जाती है, और स्टेट से भी नहीं हो पाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। देयर आर सम लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लैरिटी ऑफ दिस इशू। तो यहाँ पे कुछ हमें लिस्ट भी दी जाती है कि कौन से इशू जो कौन सी गवर्नमेंट के पास रहेंगे। तो इसमें हमें आगे हमारे पास एक एक्टिविटी है जो हमें करनी है। राइट द नेम ऑफ योर नियर बाई बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, MP, MLA, कॉर्पोरेट ऑफ योर एरिया एंड फाइंड आउट अंडर विच लेवल गवर्नमेंट दे वर्किंग। तो देखते हैं इसमें हमारे पास फर्स्ट हमारे पास नियर बाय बैंक। तो नियर बाय बैंक हमारे पास आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये किसके अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेकेंड हमारे पास नियर बाय स्कूल, वो हमारे पास हमने लिखा है SKV। तो कई स्कूल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कई स्कूल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारे दिल्ली के स्कूल है तो ये किसके अंदर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अगर हमारे पास हम बात करें KVS, ये क्या आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो नियर बाय डिस्पेंसरी, MCD डिस्पेंसरी लिखी है मैंने, और ये किसके अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नियर बाय हॉस्पिटल, ये मैंने लिखा है नवीन हॉस्पिटल, ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और कुछ जो होते हैं हमारे पास हॉस्पिटल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नियर बाय पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन में लिखा पुलिस स्टेशन उत्तम नगर, ये किसके अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। आपने देखा भी होगा हर एक स्टेट की पुलिस अलग होती है। जैसे कि आप दिल्ली पुलिस की बात करते हो तो उसकी जो शर्ट होती है उस पर लिखा होता है दिल्ली पुलिस, और जैसे हरियाणा की आप देखो तो हरियाणा पुलिस, तो ये लिखा होता है। तो हर एक पुलिस किसके अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास MP का हमने लिखा एग्जाम्पल गौतम गंभीर, जो MP होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। 7 MLA विजेंद्र गुप्ता, ये हमारे पास आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्पोरेटर ऑफ योर एरिया SGMC, ये अंदर आते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आते हैं सबसे नीचे काम करते हैं, उसके बाद स्टेट और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। तो यहाँ पे मैंने MP में नाम लिखा था गौतम गंभीर, जो भी आपके एरिया का MP है आप उसका नाम यहाँ पे लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं वर्कशीट हम। इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाट आर द चैलेंज फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे थे, उनके पास क्या क्या चैलेंज आए थे। तो हम देखते हैं क्या क्या चैलेंज आए थे उनके पास। फर्स्ट था हमारे पास जो हमारी कंट्री थी उनके पास ये चैलेंज आए थे यहाँ पे, द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज वो स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियन एंड डिफरेंट कल्चर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हु डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल टू गवर्न द कंट्री। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नेंस आर देयर इन अवर कंट्री। हमारे देश में कितने टाइप की गवर्नमेंट्स हैं, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, हमारे देश में 3 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, वाई इज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री। फेडरल सिस्टम हमारे देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, द रीजन फॉर दिस इज दैट इन लार्ज कंट्री लाइक इंडिया ऑल स्टेट कैन हैव ऑटोनोमियस राइट टू टेक डिसीजन ऑन सर्टेन इशू। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बच्चों। ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।